अस्सलाम वालेकुम एवरीवन बेटे। कैन यू ऑल हेयर मी बेटे? वस्सलाम बेटे। ओके ग्रेट बेटे, स्टार्ट करते हैं फौरन। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को करवाया था मैनेजमेंट का, आज मैं तुम सबको स्टार्ट करवाऊंगी फार्माकोलॉजी का। और जो चैप्टर आज हमने कवर करना है वो है डायूरेटिक्स। क्या तुम लोगों को स्लाइड नजर आ रही है पेज पे? बेटे बेटे डायूरेटिक्स का चैप्टर इनाम दानिश की बुक में से निकाल लो। इनाम दानिश की बुक में पेज नंबर 127 है। इनाम दानिश की बुक में बेटे, अगर तुम लोगों के पास बुक नहीं होती तो दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। तुम लोगों को 10 बार बताया है कि जब भी मेरा लेक्चर हो किताब तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, फिर क्या प्रॉब्लम है कि तुम लोगों के पास बुक्स नहीं होती हैं? एक छोटी सी किताब है, वो कैरी करो। और आज एक दिन मेरा लेक्चर होता है, एक दिन तुम लोग बुक्स नहीं रख सकते अपने साथ? अपनी बुक में से। ओके ग्रेट। एक तो इनाम दानिश की किताब में निकाल लो डायूरेटिक्स का चैप्टर पेज नंबर 127 के ऊपर। जिनके पास बुक नहीं है, मैंने व्हाट्सएप के 4 इमेजेस ग्रुप में शेयर की हैं, काइंडली उन ग्रुप्स को देख लो। डायूरेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रही तुम यहाँ पर मुझे खुद बताओ, तुम्हारे ख्याल से डायूरेटिक्स क्या होते हैं? और कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज डायूरेटिक है जो तुम लोग यूज करते हो अपने हॉस्पिटल में? एक लाइन में आंसर लेके यहाँ पे ड्रॉप करो अपना जवाब।
Okay, to produce urine, फ्रूसीमाइड, लेसिक्स, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं बेटे वो लेसिक्स ही होता है। Okay, infragrate reduces the volume, increases the volume of urine, reduces edema. Okay, great. तुम्हारे ख्याल से डायूरेटिक्स कैसे काम करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बाद से हम एक्चुअली क्लासेस पे शुरू हो गए हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से तुम लोगों ने साथ साथ पढ़ना है अभी। ओके बेटे, स्टार्ट करने लगी हूँ अब मैं मेनली, ठीक है। तुम लोगों के जवाबात हम लोग और प्रिसाइज होते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स को कहते हैं जो यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करती हैं। ये यूरिन का आउटपुट कैसे इंक्रीज करती हैं? ये जो रीनल ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देती हैं, यानी कि जो किडनीज में ब्लड सर्कुलेशन होती है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर जो बोमेन्स कैप्सूल से गुजरता हुआ जाता है वो बढ़ जाता है। जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा उतना ही ज्यादा यूरिन आउटपुट हो जाएगा। तो डायूरेटिक्स हम ऐसी ड्रग्स को कहते हैं जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाती हैं, जो कि रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती हैं और जीएफआर को इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक्सेसिव वाटर और सोल्यूट सॉल्ट्स वगैरह फिल्ट्रेशन के जरिए बॉडी से निकल जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी जो है वो जब ज्यादा बॉडी से निकल जाता है, और जब ज्यादा यूरिन बॉडी से निकलेगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो एडिमा रिलीव होता है और ये हाइपरटेंशन में भी यूज होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली तुम फ्रूसीमाइड, लेसिक्स जो एवेंटिक्स का आता है वो हम यूज करते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर किताब देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन एवरेज एडल्ट वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी मास। दिस बॉडी फ्लूइड इज डिवाइडेड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो इंट्रावॉस्कुलर और इंट्रास्टिशियल, जो डिफरेंट टिश्यूज की स्पेसिस के दरमियान फ्लूइड होता है वो इंट्रास्टिशियल हो जाता है, और इंटरस्टिशियल, और इसके अलावा इंट्रावॉस्कुलर जो हमारे वॉस्कुलर सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान है, जो कि इंट्रा नहीं है, यानी कि इनसाइड द नहीं है, इंट्रावॉस्कुलर नहीं है, वो सबका सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो मेनली फ्लूइड से बनी हुई है, यानी कि ज्यादा बॉडी का हिस्सा जो है वो पानी पे है। तुम्हें पता है ब्लड में भी प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा है, बाकी आरबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम आता है, जो कि तकरीबन 70 to 75% होता है। उसके बाद पैक्ड सेल्स आते हैं, आरबीसी, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स 1%, और फिर हमारे पास जो है बाकी ब्लड के कंपोनेंट्स आते हैं। यानी मेन इंग्रेडिएंट बॉडी का भी वाटर है और मेन इंग्रेडिएंट जो है वो
ब्लड का भी वाटर है, ऑब्वियसली ब्लड हमारे जिस्म में ही है, तो जिस्म का हिस्सा है। अब होता क्या है, जैसे तुम लोग फर्ज करो फर्श वगैरह धोने के लिए पानी का पाइप लगाते हो, जब तुम टैप को जरा लाइटली खोलते हो तो पानी के पाइप में से कम वाटर का फ्लो जा रहा होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होता है, और पाइप को भी तुम देखते हो वो इतना ज्यादा फूला हुआ नहीं होता। जब एकदम हम टैप वाटर की स्पीड फुल कर देते हैं तो उस वक्त क्या होता है, पानी फ्लो से आता है और जो वाटर डिफ्लेट हुआ होता है वो फौरन से इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है पाइप, ठीक है। और एक याद रखो, एक लिमिट होती है, जब तुम उसको कम स्पीड पे चेक करोगे तो तुम उसको आसानी से पुश कर सकते हो पाइप को ऊपर नीचे। जब वो फुल स्पीड से जा रहा होता है उसको पुश करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंटरनल जो वाटर गुजर रहा होता है वो उसकी ट्यूब जो होती है वाटर की, उसके अगेंस्ट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह ऐसा होता है, अगर हमारी बॉडी की वेसल्स जो हैं उसमें से जब ज्यादा ब्लड गुजरेगा, यानी कि प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो वो अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल्स ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो बीपी बढ़ेगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और वॉल्यूम जब पानी का जरूरत से ज्यादा बॉडी में भर जाता है तो क्या कंडीशन होती है, हम कहते हैं एडिमेटस स्टेटस हो गई है या एडिमा हो गया है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जो वाटर डिजाइड नहीं है वो बॉडी में ना रहे। उसके लिए हम हाइपरटेंशन को कम करने के लिए ऐसी सब्सटेंसेस या ऐसी ड्रग्स देते हैं जो इस एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर को बॉडी में से निकाल देते हैं, यानी कि ब्लड का प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्स कम हो जाता है क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से एडीमा से भी रिलीव हो जाता है और साथ ही साथ बीपी भी नीचे आ जाता है। ठीक है, ये दो मेन चीजें हैं। अब मैं चाहूंगी कि जनरल कंसिडरेशंस में जो लिखा हुआ है डायूरेटिक्स की डेफिनेशन से पहले पहले इनाम दानिश की बुक में तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ, वो अभी रीड करो। सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं तुम्हें यहाँ से रीड करने के लिए कह रही हूँ ताकि अगर कोई एम्बिग्विटी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो। नाउ रीड इट राइट नाउ, यू हैव 5 minutes and after that we'll have a question answer session.
जी बेटे, आर यू पीपल डन? पढ़ लिया सबने? ओके, बाकियों का भी वेट कर रही हूँ. रेस्ट ऑफ यू प्लीज टेल मी एज वेल. ओके बेटे, रेस्ट. बाकी बच्चों का भी वेट कर रही हूँ. लेट देम फिनिश एज वेल, फिर मैं आगे चल रही हूँ. ओके ग्रेट बेटे, मैं आगे मूव करूंगी प्लीज. यहाँ पर डायूरेटिक्स का इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है. अब डायूरेटिक्स तुम्हें पता लग गए हैं कि डायूरेटिक्स क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज मैंने सारा खत्म करना है. तो अच्छे तरीके से तुम लोगों ने इसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. अब बेटे, कुछ चीजें हमेशा याद रखो. कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सारी. पढ़नी तुमने इनाम दानिश में से है. अब मैं एक्सप्लेन उसको ऐसे कर रही हूँ कि हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. एक सेकेंड ठहरो. बोर्ड नजर आ रहा होगा तुम लोगों को. ये एक भयानक सी नेफ्रॉन बन गई है मेरे से. मेरी ड्राइंग इतनी बुरी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल थिंग एंड ऑल दैट, सो आई हैव टू, यू हैव टू बेयर विद मी ऑन दिस वन. ओके. अच्छा बेटे, जरा गौर से देखो. ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. ये जो तुम्हें पार्ट नजर आ रहा है जहां पे इस वक्त मेरा एरो है, इसे कहते हैं बोमेंस कैप्सूल. ठीक है. यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल के ऊपर एक कैपिलरीज का यूं नेटवर्क सा बिछा होता है. ठीक है, जिसे कि ग्लोमेरुलस करते हैं. यहाँ से होता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ से होती है.
यहां से जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देखो इनका स्ट्रक्चर कैसी है, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड, और प्रॉक्सिमल जो पहले हो। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से अगर तुम अगला पार्ट देखो तो मेरा एरो जहां पे ये मैं इशारा कर रही हूँ नीचे की तरफ, ये हमारा पार्ट है डिसेंडिंग। डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। दूसरी तरफ देखो तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना। ये क्या है? ये डिसेंडिंग। ये क्या है? असेंडिंग। ये है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस। ये है हमारे पास कौन सी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल जो बाद में आती हैं, प्रॉक्सिमल जो पहले आती हैं। दोनों कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। तुम देख रहे होगे ये टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। जो पहले हैं वो प्रॉक्सिमल, सेंटर में लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट, एक जो नीचे जा रहा है, एक जो ऊपर जा रहा है। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये जो आखिरी वाला पार्ट है ना, जहां पर इस वक्त मेरा एरो है और जहां पर मैंने अपनी इस वक्त लाइन लगाई है, ये देखो एरो का निशान लगाया है, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं इसे? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, तुम्हें आता है। कलेक्टिंग डक्ट वो आखिरी डक्ट के पूरे नेफ्रॉन में से जब वो यूरिन गुजर जाता है तो यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है। और ये बहुत भयानक तरीके से मेरा बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट यूज टू ऑफ यूजिंग दिस ऑनलाइन बोर्ड। मुझे वही अपना एक ब्लैक पेन और वाइट बोर्ड, आई बैडली मिस इट, बट प्लीज ये कलेक्टिंग खाली कलेक्टिंग नहीं है, सॉरी, कलेक्टिंग डक्ट है। डक्ट का मतलब नाली, पाइप, कुछ भी समझ लो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बता रही हूँ। अब जरा एक गोल्डन रूल समझ लो जो पूरे डायूरेटिक्स में बार बार तुम्हारे काम आना है। यहां से फिल्ट्रेशन होगी, यह जहां पर मेरा एरो है, और ये तुम्हें नजर आ रहा है नेटवर्क है किसका? कैपिलरीज का, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहां पर फिल्ट्रेशन होकर फिर जो हमारा फिल्ट्रेट है वो एंटर होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, और ये नीचे जाएगा किसमें? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। अब एक चीज याद रखना, इस डिसेंडिंग, डिसेंड का नीचे मतलब जाना, असेंड ऊपर चढ़ना। ये जो एरो नीचे जा रहा है ना, ये वाला हिस्सा और इससे पहले वाला हिस्सा वाटर परमिएबल है। परमिएबल का मतलब वाटर यहां से बाआसानी गुजर सकता है, ठीक है। एरो नजर नहीं आ रहा? एरो तो मैंने बेचारे को इस तरह सेंटर में छोड़ दिया हुआ, बेयारो मददगार, मैं उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रही। ये बस गौर करो, ये पहला वाला पोर्शन, ये देखो ये पहला वाला पोर्शन, और ये जो एरो नीचे की तरफ मैंने लगाया हुआ है, ठहरो, ये मैंने गोल सा दायरा बना दिया सारे पोर्शन के गिर्द। गोल तो नहीं लग रहा, रेक्टेंगुलर सा है, नजर आ रहा है? ये सारा का सारा पोर्शन जो है वाटर परमिएबल है। मींस ये पानी को कहता है कि तुम मेरे अंदर से बाआसानी गुजर सकते हो। तो ये जो लूप ऑफ हेनले का पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है, हबीबा क्या नो बेटे? खाली नो यस ऐसे ना लिखा करो। क्या नजर नहीं आ रहा बेटे? तुम लोगों को बोर्ड नजर नहीं आ रहा? ठीक है, ओके, थैंक गॉड। अब यार गौर करो कि जो पोर्शन जहां पर ये तीर का निशान नीचे की तरफ जा रहा है, वहां पर जो सेल मौजूद है, हमारा पूरा जिस्म खुलियों से बना हुआ है ना, सेल्स से, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल्स, टिश्यूज, टिश्यूज मिलके ऑर्गन, ऑर्गन के इर्द गिर्द जो स्किन और ये लेयर्स चढ़ी हुई हैं वो बॉडी बनाती हैं। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है? हमारा स्किन है, जिसने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इंटरनल लिवर है। तो अब क्या है? ओके ग्रेट। जो एरो नीचे जा रहा है, यहाँ पे सेल्स की जो झिल्ली है ना वो पतली है, इसलिए इसका एक नाम और है थिन
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, पानी जाहिर बात है थिन जगह होगी, वहां से आसानी से गुजरेगा, मोटी तय होगी तो वहां से गुजरना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये हमारे वाटर परमिएबल पोर्शन है। जबकि जो मैं दूसरी तरफ जा रही हूं, तो ये तुम्हें एरो नजर आ रहा है जो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, ये भी लूप ऑफ हेनले का ही हिस्सा है। अब तुम याद रखो कि लूप ऑफ हेनले के दो हाथ है, जैसे हमारे दो हाथ हैं। लूप ऑफ हेनले का जो बायां वाला हाथ है, इस वक्त मैं जैसे तस्वीर देख रही हूँ, बायां वाले हाथ से मेरा सिंपल मुराद जो नीचे की तरफ एरो है वो थिन सेल से मिलकर बना हुआ है, और जो ऊपर की तरफ एरो इशारा कर रहा है वो थिक सेल से मिलकर बना हुआ है। थिन और थिक, थिन में से और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से पानी बाआसानी गुजर सकता है, लेकिन थिक में से जो एरर ऊपर की तरफ जा रहा है वहां से पानी बाआसानी गुजर नहीं सकता। वो बाआसानी क्या गुजर ही नहीं सकता, वो वाटर इम्परमिएबल है। ओके, क्लियर। अब एक चीज और याद रखना, ये पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 4 दरवाजे लगे हुए हैं। एक दरवाजा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में है, एक दरवाजा, असल में दरवाजे नहीं है, चैनल्स हैं जिससे आयंस अंदर बाहर हो सकते हैं। मैं दरवाजे का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ सो यू कैन गेट इट इजीली। एक दरवाजा ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, एक है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, और चौथा आके बैठा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यहां पर। इन 4 दरवाजों की मदद से भी आयंस अंदर और बाहर होते हैं। दरवाजों का मतलब चैनल्स, गेटवेज। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया तुम लोगों का। अब मुझे नहीं पता तुम लोग सेंटर में क्यों लॉग आउट हो जाते हो और क्यों लॉग इन हो जाते हो दोबारा, एंड आई एम नॉट गेटिंग इट कि किस तरह फार्माकोलॉजी समझ लगेगी अगर सिर्फ तुम हाथ लगाने आते हो। मुझे मत कहना कि पेपर आ रहे हैं तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बार बार नजर आता है कोई ऑन होता है कोई ऑफलाइन जाता है, फिर कहती हो मेरा मिस हो गया था, ये हो गया था। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक गोल्डन रूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का और याद रखो, जहां जहां सॉल्ट होगा पानी उसके पीछे पीछे जाएगा। ये गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल है यहां पर हमारे पास कि वाटर फॉलो द सोडियम। जहां जहां सोडियम या सॉल्ट होगा पानी उसके पीछे जाएगा। इसका मतलब है अगर कोई डायूरेटिक बॉडी से सॉल्ट को रिमूव कर रहा है, सोडियम को बॉडी से निकाल रहा है, तो ऑटोमेटिकली पानी सोडियम को फॉलो करते करते नेफ्रॉन के अंदर आएगा और वो भी यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, एडिमेटस स्टेट रिलीव हो जाएगी और हाइपरटेंशन भी कम हो जाएगी। 5 डक्ट्स हैं इसकी, 5। कौन कह रहा है ये? रोनाल्ड तुम कह रहे हो बेटे? 5 नहीं 4 हैं, 4 हैं बेटे। एक प्रॉक्सिमल में है, एक असेंडिंग में है, एक डिस्टल में है, एक कलेक्टिंग डक्ट में है। 4 बनाई हुई है मैंने। प्रॉक्सिमल तो कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल टू कलेक्टिंग डक्ट बेटे नेफ्रॉन के डिफरेंट हिस्सों के नाम हैं। काइंडली अगर तुम लोग तस्वीर निकाल कर देखो, नेफ्रॉन के डिफरेंट हिस्सों के नाम है बेटे ये, कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और नेफ्रॉन का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 4 चैनल्स मौजूद हैं जिसके जरिए आयॉन्स अंदर बाहर ट्रांसफर होते हैं। बस अब मैं चाह रही हूं जो बाकी का पेज है, पेज नंबर 127 का बाकी का हिस्सा और 128 का जहां पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहां तक इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 8 मिनट दे रही हूँ, यहां तक रीड करो। जो नहीं समझ आ रहा मुझसे अभी पूछो,
प्लीज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। 128 तक जो तस्वीर तक सारा इनाम दानिश में लिखा हुआ है, रीड इट राइट नाउ, अभी पढ़ना है, बातों में टाइम नहीं जाया करना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
रोनाल्ड बेटे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में स्पाइरोनोलेक्टोन आएगा, मैं एक एक चीज बताऊंगी वो कैसे उसको अपोज करता है। सो डोंट वरी, मैं स्टेप वाइज चलूंगी, एक एक क्लास को पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तुम लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो डोंट वरी। ओके सादिया, गुड, तुमने कर लिया है, बाकी बच्चों को भी आ जाने दो बेटे प्लीज। ओके ग्रेट बेटे, अगर तुम लोगों को यहाँ तक समझ लग गया है, वेरी वेल डन। आगे चलती हूँ मैं। अब यहाँ पर स्लाइड में तुम लोगों को बेसिक डेफिनेशन ये नजर आ रही होगी कि डायूरेटिक्स ऐसे एजेंट्स हैं जो यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, मे इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो एंड जीएफआर एंड रिलीव एडीमा एंड हाइपरटेंशन एज वेल, जो मैंने बताई थी। अब हम आ जाते हैं उसकी बेसिक, जो पीछे क्या फार्माकोलॉजी है वो सब मैंने तुम्हें डिस्कस कर दी और तुमने इनाम दानिश में से रीड कर ली। एंड होपफुली एज यू डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन, इट मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर टू यू बाय नाउ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स। जब भी तुम कोई ड्रग पढ़ोगे उसकी आगे ढेर सारी टाइप्स होगी। तो अब हम आते हैं डायूरेटिक्स की टाइप्स के अंदर। डायूरेटिक्स की टाइप्स है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, थायराइड डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसके अलावा हमारे पास और क्लासेस भी हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के अंदर ये 4 क्लासेस ही शामिल हैं, इसलिए मैं ये 4 क्लासेस पर ही फोकस करूंगी। ये 4 क्लासेस ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती हैं, इसीलिए तुम्हारे सिलेबस में इसी पे फोकस किया गया है और हम भी इतना ही पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास और होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें एसीटाजोलामाइड आता है, जो कि इनाम दानिश ने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा एक और क्लास है जेंथीन डायूरेटिक्स, जो इनाम दानिश में मेंशन नहीं है। जेंथीन डायूरेटिक्स में चाय, कॉफी, ये सब कुछ आ जाता है। जब किसी का ऑपरेट होता है या तुम लोग चाहते हो कि उसका जीएफआर बढ़ जाए, तो कहते हैं ना उसे चाय का एक कप पी लो अब। सो दैट इज जस्ट टू प्रोड्यूस दैट डायूरेटिक इफेक्ट इन देयर बॉडी without giving them any other basic medicine or causing any harm to them, just to regulate the normal flow of the body. अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे सबसे पहली क्लास से, जिसका नाम है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स।
नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कहते हैं कि हम ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पर बेस करते हैं। ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल क्या है? ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल ये है कि अगर तुम लोगों को याद हो तो मैट्रिक में और एफएससी में हम लोग एक प्रैक्टिकल करते थे, सेलोफेन पेपर को लेते थे और एक बीकर के अंदर सादा पानी लेते थे और सेलोफेन पेपर के अंदर हम मीठा पानी लेते थे, उसको बांध देते थे। सेलोफेन पेपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती थी और हम क्या करते थे, हम थोड़ी देर बाद पानी का टेस्ट चेक करते थे तो बाहर वाला पानी जो फीका होता है या जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ट्रांसफर हम चेक करते थे कि वो मीठा होना शुरू हो गया। अब ये सारा कुछ क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस का वो ये कहता है कि जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पानी वहां मूव करेगा। गोल्डन रूल का जिक्र आ गया यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था, यानी अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी तो पानी अंदर की तरफ यूज करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी मेम्ब्रेन के बाहर तो पानी अंदर से बाहर यूज करेगा, सॉरी मूव करेगा। इसे कहते हैं ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल। वो डायूरेटिक्स जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं उसमें है मैनिटॉल, ग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड और यूरिया। तुम्हारी किताब के अंदर मैनिटॉल और यूरिया का जिक्र है। इसके अलावा हमारे पास दो टाइप्स या दो एग्जांपल्स और हैं, ग्लिसरीन की और आइसोसोर्बाइड की। मोस्ट कॉमनली तुम लोग मैनिटॉल से तुम्हारा वास्ता पड़ता है, मैनिटॉल हम यूज करते हैं। तुम अपनी किताब में बाकी दो एग्जांपल्स भी साथ में मेंशन कर दो। अब साथ साथ मैं हर क्लास की एग्जांपल्स बताती जाऊंगी और साथ साथ ही मैं वो क्लासेस तुम लोगों को एक्सप्लेन करती चली जाऊँ। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मैनिटॉल बुक में से मैं रीड करने लगी हूँ, फिर उसे एक्सप्लेन करती हूँ। Mode of action, it is filtered by the glomeruli but is not reabsorbed by the renal tubules. The unabsorbed mannitol in the tubular lumen limits the reabsorption of water and thus urine flow is increased. Osmotic diuretic limits the water reabsorption in those segments of nephron that are freely permeable to water, such as proximal convoluted tubules and the descending loop of Henle. बड़ा मजे का और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, दोबारा बोर्ड शेयर करने लगी हूँ, अब गौर करना। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो मैंने पहले बताया था। मैंने तुम्हें कहा था कि पानी किन दो हिस्सों में से फ्रीली गुजरता है, वो है ये वाला पोर्शन जिसका नाम है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और ये वाला पोर्शन जिसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब ये क्या है, अब ये एक पाइप की तरह का हिस्सा है, ये ऐसे ये पाइप की तरह का हिस्सा है, ठीक है।
ये देखिए, ये डबल लेयर इसलिए बनाई है कि तुम लोगों को दिखाया ल्यूमिन का मतलब होता है गैप। जैसे कि पानी वाला पाइप होता है, तो पाइप के सेंटर में से जब तुम कोई टैप वगैरह खोलते हो और जो पानी गुजरता है सेंटर वाले हिस्से से, ल्यूमिन से, ल्यूमिन सुराख कह लो, वो हिस्सा है इसका। पाइप के अंदर का पोर्शन ल्यूमिन, अंदर का पोर्शन इंटरनल साइड, ये ल्यूमिन है। ये ट्यूबुलर ल्यूमिन है। नेफ्रॉन की ये ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स का मतलब है उसके पाइप है, और उसके अंदर जो इसका ये पोर्शन है जिसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स और पानी गुजर के इन द एंड कलेक्टिंग डक्ट और फिर यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से निकलते हैं, उसको ल्यूमिन कहते हैं। ल्यूमिन हिस्सा, गड़ा कह लो, सुराख कह लो, एक अच्छा सा उर्दू का लफ्ज मेरे जेहन में नहीं आ रहा, बस ल्यूमिन उसका सेंटर का पोर्शन है। अब मैं फर्ज करो तुमने मुझे दिया है मैनिटॉल, जो कि कॉस्मोटिक डायूरेटिक है। मैनिटॉल क्या करेगा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, बस इसको समझ लेना तुमने। मैनिटॉल यहां से फिल्टर होगा, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा, और फिर जाएगा, ये मैनिटॉल जा रहा है, और फिर जाएगा इसके अंदर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में। जब भी नेफ्रॉन से कोई चीज गुजरती है, अगर वो हमारे काम की चीज होती है तो वो दोबारा ब्लड में चली जाती है, और जो हमारे काम की चीज नहीं होती वो इस ल्यूमेन के अंदर ही रहती है, और यहाँ से ट्रेवल करती 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 फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाती है, और फिर बॉडी से निकल जाती है यूरिन के जरिए। अब फर्ज करो जो मैंने मैनिटॉल तुमने मुझे दी थी, अब मैं यहाँ पर सिर्फ ल्यूमिन बना रही हूँ, ये ल्यूमिन थी, तुमने मुझे मैनिटॉल दी, ये छोटे छोटे जो मैं ये डॉट और ये लाइनें बना रही हूँ, ये ड्रग है ल्यूमिन के अंदर। ये ड्रग जब एक दफा ल्यूमिन के अंदर चली जाती है, तो ये नेफ्रॉन की जो ये वाली लेयर है, इससे क्रॉस करके दोबारा खून में शामिल नहीं होती, और ल्यूमिन के अंदर ही रहती है, ल्यूमिन के अंदर ही रहती है। इसका मतलब है ये ड्रग सॉल्यूट है, सॉलिड पार्टिकल को सॉल्यूट कहते हैं, दूसरा पार्टिकल सॉल्वेंट होता है। ल्यूमिन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। मैंने बताया था ऑस्मोसिस का रूल है, जहां जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पानी उसके पीछे पीछे जाएगा। अब ये मैनिटॉल जब एक दफा ल्यूमिन के अंदर एंटर हुआ, ये दोबारा इससे बाहर नहीं जा रहा, ये उसके अंदर ही है, यानी ये दोबारा खून में शामिल, वो इस सॉल्यूट के पीछे अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? ल्यूमिन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। अब पानी जो एक्स्ट्रा था वो ऑस्मोसिस की वजह से ल्यूमिन के अंदर आ गया, वॉल्यूम अंदर बढ़ गया, यहां से पानी आसानी से यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखनी है, पानी सिर्फ उन्हीं पोर्शन से नेफ्रॉन के अंदर दाखिल होगा जो वाटर परमिएबल है, और वो ये दो पोर्शन है, प्रॉक्सिमल वाले और ये डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ एनले। असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ एनले के सेल थिक है, यहां से कोई पानी एंटर नहीं होगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन खत्म हो गया है। अब लूप डायूरेटिक्स में पहली एग्जांपल जो मैनिटॉल की है, फर्ज करो तुम्हें पेपर में अगर क्वेश्चन आता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, और तुम कहो कि मैडम ने तो हमें मैनिटॉल पढ़ाया हुआ है, तो बेटे खुदा के लिए मैनिटॉल ऑस्मोटिक डायूरेटिक ही है। एग्जामिनर सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा होता है, तुम्हारा रट्टा देख रहा होता है तुमने कितना लगाया हुआ है। रट्टालाइजेशन के साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो। वैसे फार्माकोलॉजी कभी रट्टे से नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आती है, और मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें एक एक चीज क्लियर हो। अगर मैंने मैनिटॉल का लफ्ज हटाकर ऑस्मोटिक डायूरेटिक का मैकेनिज्म पूछ लिया तो भी तुम यही लिखोगे, सारे ऑस्मोटिक डायूरेटिक ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, अब प्लीज मैकेनिज्म तक बुक में से रीड करो, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछो, फिर मैं आगे जाऊंगी। यू हैव 5 minutes, स्टार्ट नाउ।
ओके बेटे, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। आगे है फार्मेकोकाइनेटिक्स। मैनिटॉल इज पोरली एब्जॉर्ब्ड, देयरफॉर मस्ट बी इन्फ्यूज्ड आईवी। It is excreted by glomerular filtration within 30 to 60 minutes. There is no reabsorption or secretion of mannitol. पेपर में तुम्हें फार्मेकोकाइनेटिक्स याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें जनरल पता होना चाहिए कौन सी क्लास में कौन कौन सी एग्जांपल्स है। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कितनी देर में ड्रग एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और बॉडी से निकल जाती है। ये किसी को भी जुबानी याद नहीं रहती, दिस इज जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन कि बस तुम्हें पता होना चाहिए। जो चीज फार्मेकोकाइनेटिक्स में से याद करने वाली है वो ये है कि बेसिक उसका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का रूट क्या है, IM है, IV है या ऑरल है या तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो चूंकि ये बहुत जल्दी, हम कहते हैं कि पोरली, अगर हम इसको ऑरली लें तो ये पोरली एब्जॉर्ब होती है, तो इस वजह से हम इसको इन्फ्यूज करते हैं IV के जरिए, यानी इन्फ्यूजन के जरिए देते हैं। When given by mouth, it produces osmotic diarrhea since it is poorly absorbed from the GIT. माउथ के जरिए दें तो ये ऑस्मोटिक डायरिया प्रोड्यूस करती है, यानी कि ऑस्मोसिस की वजह से डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। और क्योंकि ये GIT से पोरली एब्जॉर्ब होती है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको IV के जरिए देते हैं। इंडिकेशंस या यूजेस, इसको दूसरा नाम दे दो कि ये किस किस जगह पर यूज होती है और किस किस कंडीशन में यूज होती है। सबसे पहले टू इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, यूरिन वॉल्यूम का बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, विच इज ऑब्वियस। मैनिटॉल इज यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर टू मेंटेन यूरिन वॉल्यूम इन कंडीशन सच एज आफ्टर सर्जरी, स्वेयर ट्रॉमा, आफ्टर हिमोलिसिस। सर्जरी, स्वेयर ट्रॉमा वगैरह के बाद जो है वो हम यूरिन वॉल्यूम को रीनल फेलियर जो है एक्यूट, उसकी प्रिवेंशन के लिए, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब प्रिवेंशन, और यूरिन वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हम इन कंडीशंस के बाद मैनिटॉल को यूज करते हैं। Some patients do not respond to mannitol, therefore a test dose of mannitol 12.5 gram IV should be given before prior to starting continuous infusion. कि जो लोग अच्छे तरीके से मैनिटॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं वो हमें जादू से तो नहीं पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि अगर हम उनको एक टेस्ट डोज देंगे, अगर टेस्ट डोज पे उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली व्हाट वी विल डू, वी विल discontinue the medication and move for another option. रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रेनियल एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ये इसका सबसे कॉमनली यूज्ड है। जब भी किसी को हेड इंजरी होती है, सेरिब्रल इंजरी होती है, रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं, RTA के आते हैं, हेड इंजरी के साथ तुमने देखा होगा कि उसको मैनिटॉल जरूर लगाया जाता है, या उसे किसी प्राइमरी केयर से टर्शरी केयर में शिफ्ट करना हो तो मैनिटॉल लगाते हैं। मैनिटॉल इसलिए लगाते हैं कि और ड्यूरिंग द टाइम जब उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं या उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाए, विच इज रियली डेंजरस, यू नो दैट, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मैनिटॉल लगाते हैं। याद रखना एक बात, मैनिटॉल बॉडी से वाटर को निकालता है, मैनिटॉल बॉडी से सॉल्ट को नहीं निकालता। मैनिटॉल का मेन इफेक्ट वाटर के ऊपर है, ना कि सॉल्ट के ऊपर। ये एक्सेसिव वाटर को बॉडी से निकाल देता है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद है मेरे पास इसके साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स के कौन कौन से इससे हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन लीडिंग टू हाइपोनेट्रीमिया एंड वर्सनिंग ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर जो कंजेस्टिव होता है, CHF जो है वो हमारा तब वर्सन हो जाता है जबकि क्या हो जाता है, हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो जाए और एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए। हाइपोनेट्रीमिया कैसे होगा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। जो सोडियम है वो सेल के बाहर मौजूद होता है और पोटाशियम होता है सेल के अंदर। अब जब मैनिटॉल पानी को, वाटर को, फ्लूइड को सेल के अंदर से खींच के सेल के बाहर लेकर आएगा तो सेल के बाहर प्लाज्मा वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम, नॉट प्लाज्मा वॉल्यूम एक्चुअली, सॉरी, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वहां पर जो सॉल्ट मौजूद होगा, अब वो पहले की निस्बत ज्यादा पानी होगा उसको अवेलेबल डिसॉल्व होने के लिए,
तो हाइपोनेट्रीमिया क्रिएट हो जाएगा, जो और साथ ही एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगी, और ये दोनों चीजें कार्डियक फेलियर को वर्सन करती हैं। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा हेडिक, नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कॉमन साइड इफेक्ट्स। और फिर डिहाइड्रेशन एंड हाइपरनेट्रीमिया। Excessive use of mannitol without adequate water replacement can ultimately lead to severe dehydration, free water loss and hypernatremia। जब बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे इसको, मैनिटॉल को, और ये करेंगे कि मैनिटॉल बॉडी से पानी को निकालता चला जा रहा है, और जबकि बॉडी में कुछ पानी की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर वो बॉडी में पानी की प्रेजेंस नहीं रहेगी और एक्सेसिव वाटर बॉडी से निकल जाएगा, तो क्या होगा? ये होगा कि ऑब्वियसली वाटर जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, विच इज़ रियली बैड, एंड अगेन हाइपरनेट्रीमिया। पहले हाइपो हो रहा था, अब हाइपर हो रहा है। याद रखो, जब बहुत ज्यादा देर के लिए मैनिटॉल दोगे, ज्यादा से ज्यादा पानी जब बिल्कुल ही निकलना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से भी बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा? पानी जितना ज्यादा निकल जाएगा, अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन की जो है वो है, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि ये ड्रग ऐसे पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई चीज देने से मुझे एस्थमा का अटैक होता है नॉर्मल इंडिविजुअल को, और वो पेशेंट ऑलरेडी एस्थमा का है, तो तुम उसको वो ड्रग नहीं दोगे, क्योंकि उस ड्रग का तो ऑलरेडी साइड इफेक्ट एस्थमा है। तो अगर एक एस्थमा के पेशेंट को तुम वही ड्रग दे दो जिसका साइड इफेक्ट एस्थमा है, तो एस्थमा तो वर्सन हो जाएगा। ठीक है, उसके उसके ऊपर एस्थमेटिक अटैक आ जाएगा, स्टेटस एस्थमेटिकस की कंडीशन आ जाएगी, यानी एक के बाद एक अटैक एस्थमा का, रिकवरी का चांस ही नहीं मिलेगा। इसीलिए चूंकि ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को वर्सन करता है, तो कोई ऐसा पेशेंट जो ऑलरेडी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का है, उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसको नहीं देनी। इसलिए हम पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं प्रीवियस डिजीजेज और ड्रग्स की, ताकि हमें उनकी प्रीवियस कंडीशन पता लग सके। पेपर में तुमने कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं करनी, पेपर में बस तुमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और यूजेस और साइड इफेक्ट्स करने हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं। याद रखना, जो किसी ड्रग की साइड इफेक्ट होता है, वही उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाती है। और पेपर में साइड इफेक्ट में हर ड्रग में ना लिख देना नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया तो 90% ड्रग्स करवाती हैं। बेसिक जो मेन क्लास का साइड इफेक्ट है वो तुमने याद रखना है, जो कि यहाँ पर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है। यहाँ पर मेरा पहली क्लास कवर होती है, फिर 5 मिनट है तुम्हारे पास, इनाम दानिश का सारा रीड आउट करो, फिर हम आगे चलते हैं।
ओके बेटे, ग्रेट। पहली क्लास खत्म हो गई। आओ अब हम आते हैं थायराइड डायूरेटिक्स पे। थायराइड डायूरेटिक्स सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली जो क्लास है ड्रग्स की, वो थायराइड डायूरेटिक्स है। और थायराइड डायूरेटिक्स के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं वो आती हैं क्लोरथायराइड की, क्लोरथेलिडोन की, हाइड्रोक्लोरथायराइड की, इंडेपामाइड की और मेटोक्लोप्रामाइड। एक और हमारे पास आता है, सॉरी नॉट मेटोक्लोप्रामाइड, मेटालोजोन। ये सब के सब थायराइड डायूरेटिक्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पांचवी का नाम नहीं लिखा हुआ मेटालोजोन, इट्स ऑल राइट। ये चार भी तुम्हें याद नहीं रहनी, कोई सी दो तो मस्ट आनी चाहिए तुम्हें। अब थायराइड डायूरेटिक्स क्या है? द थायराइड्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड डायूरेटिक्स। जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर की है ग्रुप के अंदर, उसमें ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है क्लास का, तो वो तुम्हें नजर आ रहा होगा। They are sulfonamide derivatives. All thiazide affect the distal convoluted tubules and include के बाद क्या आता है? include में तुमने आगे एग्जांपल दे देनी है। सबसे पहले तुमने हेडिंग देनी है थायराइड डायूरेटिक्स की, फिर उसके बाद जो मैंने किताब में ऊपर ये लाइन लिखी हुई है तुमने वो लिखनी है इंक्लूड तक, और इंक्लूड के बाद तुमने ड्रग्स के नाम याद कर लेने हैं जो कि हैं हमारे पास हाइड्रोक्लोरथायराइड, क्लोरथायराइड, इंडेपामाइड और क्लोरथेलिडोन। यहाँ तक करने के बाद तुमने हेडिंग देनी है मोड ऑफ एक्शन की, यानी सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाले डायूरेटिक्स हैं हमारे पास कौन से? थायराइड डायूरेटिक्स। अब ये कैसे काम करते हैं? मोड ऑफ एक्शन क्या है? द थायराइड डायूरेटिक्स इंक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड and an accompanying volume of water by inhibiting the tubular mechanism of electrolyte reabsorption in the early distal tubules. It also increases potassium secretion in the urine. अब ये क्या करते हैं थायराइड डायूरेटिक्स? जरा डायग्राम को देखो जो मैंने बनाई हुई है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, एक खौफनाक सी डायग्राम है। मैंने तुम्हें पहले बताया था ये हैं हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। मैंने तुम्हें बताया था इसके अंदर 4 चैनल्स या दरवाजे भी हैं।
एक दरवाजा यहाँ पर नंबर 3 गेट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जहां से वो स्टार्ट होती हैं उसको नाम देंगे अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ना शुरू करूं, सारी सीढ़ियां मिलकर मुझे ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन जो सीढ़ी मैं सबसे पहले जिस पे कदम रखूंगी वो नंबर 1 होगी, जिस पे लास्ट में कदम रखूंगी वो नंबर 10 होगी, लेकिन सबको कहेंगे सीढ़ियां ही, ठीक है, स्टेयर्स। तो इसी तरह इस पूरे सेगमेंट का नाम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, लेकिन वो पोर्शन जहां पर ये गेट मौजूद है, चूंकि यहां से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल शुरू होती हैं, तो इसका नाम है अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जहां पर जाके ये खत्म होती हैं, देखो जहां पे मैंने अभी ये एरो बनाया है, ठहरो, जहां पर जाकर ये देखो ये खत्म होती है, इसका नाम है लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एक चैनल, एक दरवाजा लगा हुआ है। इस चैनल और दरवाजे से सोडियम और क्लोराइड अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो दोबारा ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होते। इस सोडियम और क्लोराइड के पीछे पीछे पानी भी आ जाता है। ये सारी चीजें यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाती हैं। साथ ही साथ पोटेशियम भी यहाँ से क्या हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। ये पोटेशियम की भी एक्सक्रीशन करवाती है। मैंने नीचे 2 लाइनें और लिखी हुई हैं, जरा गौर करो। दे ऑल्सो इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये पोटेशियम को तो निकाल देता है, लेकिन वो बैलेंस, जो एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, यानी यहाँ से कैल्शियम दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा रिजल्टिंग फ्रॉम लोवरिंग ऑफ सेल सोडियम, बट इट कॉजेज इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रीशन। अब ये जो हमारे पास क्लास है जिसका नाम है थायराइड डायूरेटिक्स, ये एक्ट करती है अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक दरवाजा लगा हुआ है, एक चैनल लगा हुआ है। उस चैनल से सोडियम और क्लोराइड अंदर तो आ जाते हैं, पर बॉडी में दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं होते। उस सोडियम और क्लोराइड के पीछे पानी 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 भी आ जाता है। गोल्डन रूल क्या कहता है, सोल्यूट जहां होगा पानी वहां जाएगा। ये तीनों चीजें बॉडी से निकल जाती हैं, तो फिर हाइपरटेंशन को भी ये स्टेबलाइज करती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा वॉल्यूम जब कम हो जाता है, तो साथ ही साथ हम कहते हैं कि एडिमेटस स्टेट भी हमारी रिलीव हो जाती है। इसके अलावा ये बॉडी से 2 और ऑइंस को निकालती हैं, उसका नाम है पोटेशियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम और मैग्नीशियम बॉडी से निकल जाते हैं, जबकि कैल्शियम दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं थायराइड डायूरेटिक्स खाने की वजह से। और ये सबसे कॉमनली यूज क्लास है, और मैंने इसमें एक नाम लिखवाया है सल्फोनामाइड डायूरेटिक। मींस इसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप यानी सल्फर ग्रुप लगा होता है। जैसे कि हमारी डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, खान फैमिली, बट फैमिली, शेख फैमिली, इसी तरह ड्रग्स की भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो ये जिस क्लास से बिलोंग करता है, यानी जो केमिकल ग्रुप इसके अंदर लगा हुआ है, जिससे ये हासिल किया गया है, वो सल्फोनामाइड है। और उसकी एग्जांपल में हमारे पास क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इंडेपामाइड और मेटोक्लोन, और हमारे पास क्लोरथेलिडोन आते हैं। यहाँ पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन खत्म हो गया है। 5 मिनट है, इसको रीड करो दोबारा जितना मैंने पढ़ाया है, शाबाश।
ओके गुड इफ इट्स डन। बेटे आई थिंक इंट्रोडक्शन को लेके पहली क्लास भी खत्म हो गई है, दूसरी क्लास भी आधी हो गई है। आज के लिए इतना इनफ है ताकि तुम इसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सको। फाइन, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको फिनिश ऑफ कर देंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मैं यहीं पे लेक्चर रोक रही हूँ। फिर इस तरह आगे पूरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही। ओके ग्रेट बेटे, सी यू नेक्स्ट वीक नाउ। इसको अच्छे से पढ़ो, शाबाश। पेपर भी तुम्हारे आ रहे हैं, उस पर भी फोकस करो। ओके एवरीबॉडी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटे? ओके रोनल, गुड। रोनल की तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, उसने मुझे थैंक यू कह दिया कि मैडम बस करें। बाकी ओके बेटे, बस फिर मैं बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, व्हाट्सएप हमारा ऑन है। अगली बार किताबें पास हो। और ये मुसलसल जो लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत बुरी बात है। बाद में मैंने किसी को कुछ नहीं बताना, बैठे रहना इसी तरह। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज, आई एम साइनिंग ऑफ।